गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम देखेंगे उच्चतम न्यायालय की अपीली शक्ति। तो बच्चों देखो, उच्चतम न्यायालय की अपीली शक्ति एक होती है आरंभिक शक्ति, एक होती है आरंभिक शक्ति ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। आरंभिक का मतलब होता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। दूसरी होती है कि अपीली। ओरिजिनल का मतलब होता है जैसे जहां हम सीधे उच्चतम न्यायालय में जाए, फेडरल डिस्प्यूट। संघीय विवाद का मतलब है कि मान लो कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच में कोई डिस्प्यूट है, तो ये डिस्प्यूट कौन हल करेगा? उच्चतम न्यायालय। ये होते हैं आरंभिक अधिकारिता। हिमाचल प्रदेश। और संघीय विवाद को हल करने में उच्चतम न्यायालय ने जो सिद्धांत बना रखे हैं, तब उसके बाद अपील की बात करेंगे। उच्चतम न्यायालय ने संघीय विवाद को, ये संघीय विवाद है कि हिमाचल पंजाब के बीच में, पहला। दूसरा डिस्प्यूट कौन सा है भी, कि क्या मिनरल्स पे टैक्सेशन होना चाहिए? ये दो मामले हैं सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। ये डिस्प्यूट कौन हल करेगा? उच्चतम न्यायालय। तो उच्चतम न्यायालय में आरंभिक रूप में संघीय मामले जाते हैं, और संघीय विवादों को हल करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने कौन सा प्रिंसिपल बना रखा है? उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रिंसिपल कौन सा दिया गया है? पहला, सारतत्व का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ पिथ एंड सबस्टेंस। सारतत्व का सिद्धांत। तो मान लो उच्चतम न्यायालय आरंभिक अधिकारिता करेगा, उसके बाद हम अपीली देख लेंगे। लेकिन सारतत्व का मतलब है उच्चतम न्यायालय जब किसी विधि की परीक्षा करेगा, तो आप जानते हो कि संघ सूची पर विधि का निर्माण कौन करेगा? संघ सरकार करेगी। राज्य सूची पर विधि का निर्माण कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। तो देयर इज अ डिवीजन बिटवीन यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। तो अब इस सूची पर, अब मान लो कि कल के लिए बंगाल ने इस पे विधि का निर्माण कर दिया, इसलिए सारतत्व का मतलब होता है बच्चों, जैसे मान लो पॉलिटी की आप आज जो क्लास कर रहे हो, जिस कॉपी में लिख रहे हो, वो कॉपी है पॉलिटी की, लेकिन अब उसका टाइटल रख दिया गया इकोनॉमी। इसलिए किसी विधि का परीक्षण उसके टाइटल से नहीं, उसके सब्सटेंस से होगा। सारतत्व का मतलब होता है कौन सा विषय किस सूची में शामिल है। मान लो कि इसमें कृषि राज्य सूची का विषय है, एग्रीकल्चर राज्य सूची का विषय है, और संघ के पास क्या है? रक्षा है, डिफेंस है। तो संघ ने क्या कर दिया कि कोई ऐसा कानून बनाया जो एग्रीकल्चर पर है, लेकिन उसका टाइटल दे दिया डिफेंस। उच्चतम न्यायालय टाइटल्स नहीं देखेगा, यानी पैकेजिंग क्या है इंपॉर्टेंट नहीं है, सब्सटेंस का मतलब उसमें रखा क्या है। अब मान लो किसी को आप पैकेट दे रहे हो, मिठाई के डब्बे में बंदूक रख के दे रहे हो, मिठाई के डब्बे में स्वीट्स नहीं है, तो देखने वाले व्यक्ति डब्बे से पहचान करेगा विषय वस्तु, सब्सटेंस का मतलब है उसकी मूल विषय वस्तु क्या है, रखा हुआ बंदूक है। इसे पिथ एंड सब्सटेंस, सारतत्व का सिद्धांत। यानी उच्चतम न्यायालय सूची का निर्धारण करते समय इस बात को प्राथमिकता देगा, सारतत्व को, कि लॉ में क्या लिखा गया है, ना कि लॉ टाइटल क्या है। इसका मतलब है लॉ का एलिमेंट क्या है, इस बात से डिसाइड होगा, लॉ के टाइटल से नहीं। लॉ के सारतत्व का सिद्धांत लॉ के टाइटल से डिसाइड नहीं होगा उसमें क्या है, बल्कि किससे डिसाइड होगा? उसका सब्सटेंस क्या है, उसका मूल एलिमेंट क्या है, इस बात से डिसाइड होगा कि लॉ का सिद्धांत क्या है। दूसरी बात है, इसका सारतत्व का मतलब है विधि का, अगर ये सूची का परीक्षण करते समय विधि में मूल तत्व ज्यादा महत्वपूर्ण है शीर्षक के।
सबस्टेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइटल। मूल तत्व ज्यादा महत्वपूर्ण है। उच्चतम न्यायालय किस बात से तय करेगा? उच्चतम न्यायालय किस बात से तय करेगा? मूल तत्व से, टाइटल से नहीं। तो मूल तत्व से इसे कहते हैं। उच्चतम न्यायालय किस बात पे बल देगा? मूल तत्व पे, कि मूल तत्व क्या है, कि विधि में लिखा किया गया है। और टाइटल क्या है, शीर्षक क्या है? शीर्षक का मतलब है कि जो उसका हेडिंग दिया गया है। जैसे हमने कहा कि आप पॉलिटी, अगर आप इस क्लास में जो भी आप लिख रहे हो पॉलिटी का विषय है, हेडिंग आपने दिया इकोनॉमी, किसी बच्चे को आपने अपनी कॉपी दी, उसने कहा भाई हमें पॉलिटी वाली कॉपी दो, और आपने जो कॉपी दे दिया उसमें लिखा हुआ है इकोनॉमी, तो लिखा हुआ पॉलिटी होना चाहिए, टाइटल से केवल काम नहीं बनेगा। इसलिए अब मान लो कि एक बस जा रही है, बस में तख्ती लगी हुई है जलंधर की, बस में यात्री बैठे हैं अमृतसर के, कैसे तय करोगे बस कहाँ जा रही है? तख्ती देख के नहीं, बस में यात्री जहाँ है उसी बात से। सबस्टेंस का मतलब बस में यात्री कौन से, सबस्टेंस का मतलब बस में यात्री कहाँ के हैं, और टाइटल का मतलब बस में तख्ती कहाँ की है। उच्चतम न्यायालय ऐसे ही संघीय वादों को हल करता है। दूसरा क्या है? कलरेबल लेजिस्लेशन, आभासी विधायन। दूसरा सिद्धांत उच्चतम न्यायालय ने क्या बना रखा है? कलरेबल लेजिस्लेशन, आभासी विधान। आभासी का मतलब जानते हैं दोस्तों, जो होता है दिखता नहीं। जैसे मिराज, राजस्थान के लोग बच्चे जानते होंगे कि मिराज दिखता है, होता नहीं। मिराज का मतलब है कि बिल्कुल आपको डेजर्ट में दिखेगा कि जैसे पानी दिख रहा है, रेत में पानी जैसा आभास होगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई संघ सरकार राज्य सूची के विषय पर या राज्य संघ की सूची पर ऐसा विधि का निर्माण कर दे जो देखने में तो ऐसा लग रहा हो कि उसके विषय का है, लेकिन परोक्ष रूप में अतिक्रमण होगा। इसे आभासी विधान का मतलब है परोक्ष रूप में दूसरे के विषय पर विधि का निर्माण करना, इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली, परोक्ष रूप में दूसरे के विषय पर विधि का निर्माण करना। परोक्ष रूप में दूसरे के विषय पर विधि का निर्माण, दूसरे का मतलब यहां क्या हो गया? इनडायरेक्टली मेकिंग ऑफ लॉ ओवर अदर्स, पावर ऑफ अदर्स। तो उसमें क्या होगा कि दूसरे दूसरे का मतलब क्या होता है? संघ ने राज्य के विषय पर बना लिया, राज्य ने संघ के विषय पर बना लिया। तो जो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते वो इनडायरेक्ट भी नहीं कर सकते। इनडायरेक्ट का मतलब है, कई बार लोग ना कि जैसे जैसे क्या करती है कि छिपकली या गिरगिट रंग बदल लेता है, वैसे लौ भी कई बार रंग बदल लेता है, इसलिए आभासी। इसे कई बार गिरगिट का वो रंग नहीं होता जो दिखता है, वो रंग अपने हिसाब से बदल लेता है। इसलिए कहा जाता है कि जो, इसका मतलब है कि जो आभासी विधान का मतलब है कि संघ सूची दिखा तो रहा है कि अपने विधि पर, अपने विषय पर विधि का निर्माण कर रहा है, लेकिन किसके विषय पर विधि का निर्माण कर रहा है? राज्य के। राज्य क्या कर रहा है? दूसरे के विषय पर दिखा कहीं और रहा है, मार कहीं और रहा है, दिखाना कहीं और पीटना कहीं और। इसे कई बार गांव में कितने शरारती बच्चे होते हैं, अपने खेत में गन्ना, अपने खेत गन्ने के अपने खेत में घुसेंगे, दूसरे खेत से गन्ना तोड़ के लाएंगे। ये क्या है? आभासी विधान। आपको दिख रहा है गन्ना उसने, भाई जहां से एंट्री कर रहा है वो आप देखेंगे गन्ना उसने उसी खेत से तोड़ा, उसी खेत से लगता है वो दूसरे का भी ग्रेन, तो उसे दूसरे खेत से गन्ना तोड़ के ला रहा है। आभासी विधान है, यानी इनडायरेक्टली दूसरे के विधि पर निर्माण करना आभासी विधान। और उच्चतम न्यायालय विधि का निर्माण करते समय, ये उच्चतम न्यायालय जब इनकी जांच करता है, इनको रद्द कर देता है। ये प्रिंसिपल है, सार तत्व का सिद्धांत, आभासी विधान, ये प्रिंसिपल है। और सामंजस्यपूर्ण समन्वय, तीसरा प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। उच्चतम न्यायालय ने तीसरा सिद्धांत कौन सा बना रखा है?
सामंजस्यपूर्णता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। अब देखो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या है, देखोगे कि संघ के विषय में क्या है, एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। राज्य के विषय में क्या है, हेल्थ, स्वास्थ्य। राज्य सूची के विषय में क्या है, स्वास्थ्य। और समवर्ती सूची में क्या है, जनसंख्या नियंत्रण है। ओवर कनकरेंट, तो ये यूनियन लिस्ट हो गई, ये स्टेट लिस्ट हो गया, और ये कनकरेंट हो गया। अब जरा कनकरेंट में क्या है, जनसंख्या नियंत्रण, इसलिए आज तक नियंत्रण नहीं हो पाई, पॉपुलेशन कंट्रोल। क्योंकि दोस्तों जो सबका काम होता है वो किसी का नहीं होता। अब जरा सोच के देखो कि अब तीनों में हेल्थ आता है, बिना बिना अच्छा हेल्थ के जनसंख्या नियंत्रण कैसे होगा, और बिना स्वास्थ्य के जनसंख्या नियंत्रण कैसे होगा, और बिना एम्स के, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, अब तो हर राज्य में एम्स बन रहा है। इसका मतलब है क्या बच्चों, तीनों में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है, तीनों में सामंजस्य होना चाहिए। सामंजस्य, हारमोनी, आपने कभी हारमोनियम देखा होगा, एक पे जाओ सा रे गा मा, एक का दूसरे के साथ बिल्कुल कॉम्बिनेशन जब मिलता है तब हारमोनी बनती है। या डांस में क्या हो, 10 लोग खड़े हो गए डांस करने, डांस लोग 10 को खड़े हो गए, एक दाहिने दराज से बाएं। कभी आपने देखा होगा जब आर्म फोर्सेस के लोग 26 जनवरी रिपब्लिक डे प्रोग्राम पे परेड करते हैं, जब हारमोनी दिखती है। दोस्तों हारमोनी हारमोनी होनी चाहिए पार्टनर के बीच में, हारमोनी नेचर में भी है। अब सूरज कभी अचानक डूब जाए, सूरज कहे नहीं 12 बजे मैं डूब जाऊंगा, तो हारमोनी है भाई। ऐसे ही शासन की 3 अंगों में क्या होना चाहिए, हारमोनी, तभी शासन अच्छा चलेगा। इसलिए सेपरेशन ऑफ पावर है, डिवीजन ऑफ पावर है, डिवीजन ऑफ पावर के साथ भी सामंजस्य होना चाहिए। ये उच्चतम न्यायालय ने संघीय विवादों में तीसरा सिद्धांत बना रखा है, ये उसकी आरंभिक अधिकारिता है। तो किसी सूची का निर्धारण कैसे किया जाए, क्योंकि न्यायालय के पास मामला आएगा, तो न्यायालय ने पहला कहा कि भाई सूची में विषय वस्तु क्या लिखा गया है, ये सिद्धांत क्या है, सार तत्व। फिर इनडायरेक्टली कोई किसी पर अतिक्रमण न करे, ये क्या है, ये क्या है, आभासी विधान। फिर तीसरा है, और कुल मिला के बंटवारे के साथ सामंजस्य बनाए रखा जा पाए, क्योंकि अब ये हो सकता है कि एम्स पर लॉ बनाते समय कहीं कहीं संसदीय विधि राज्य सूची की विशेषता टकरा जाए, इसको अन्यथा नहीं माना जाएगा। कहीं कहीं जनसंख्या राज्य अगर कोई हेल्थ का मामला कर रहा है तो हो सकता है एम्स का विषय भी थोड़ा आ जाए, उसको रद्द नहीं किया जाएगा। यानी सबका साथ सबका विकास, हारमोनी जरूरी है बच्चों। अब इसी बात पे अपीलीय अधिकारिता पर आते हैं, अपेलेटेड। अब अपीलीय अधिकारिता आरंभिक अधिकारिता से अलग है, क्योंकि आरंभिक का मतलब है जहां हम सीधे उच्चतम न्यायालय आए, आरंभिक का मतलब है जहां हम सीधे उच्चतम न्यायालय आए। लेकिन अपीली का मतलब है सीधा नहीं, उच्च न्यायालय होकर। अपील कहाँ से की जा सकती है, आप जानते हो कि हमारे यहाँ जनपद न्यायालय है, फिर उच्च न्यायालय है, तो उच्च न्यायालय से, यानी जब आप उच्च न्यायालय से होकर उच्चतम न्यायालय आएंगे तो अपील होगी, सीधा नहीं। आपको हाई कोर्ट से आके फिर, यानी पहले झगड़ा होगा दो बच्चों के बीच, पहले मम्मी हाई कोर्ट, फिर क्या होगा, सीधे आप दादाजी के पास नहीं आ सकते, दादाजी सुप्रीम कोर्ट है, उच्च न्यायालय है। अब उच्च न्यायालय सवाल है किन मामलों में अपील होगी, तो मान लीजिए कोई सिविल मामला है, कोई सिविल मामला है, और उच्च न्यायालय क्या करेगा, प्रमाण पत्र देगा। उच्च न्यायालय क्या करेगा, सर्टिफाई करेगा। यानी बच्चों बिना प्रमाण पत्र दिए अपील नहीं हो सकती सिविल मामले में।
सिविल का मतलब दीवानी कहो, सिविल कहो, यानी जो ऐसा विवाद जो केवल दो व्यक्तियों के बीच का विवाद है, पूरे समाज को प्रभावित नहीं कर रहा है। क्रिमिनल झगड़े का मतलब होता है, क्रिमिनल मतलब कि जो समाज को प्रभावित कर रहा है वो क्रिमिनल। सिविल का मतलब है जो कहीं ना कहीं दो व्यक्तियों के झगड़े को आपस में प्रभावित करता है, सिविल मामला है। उच्च न्यायालय अगर प्रमाण पत्र दे दे, ध्यान सुनने की है, उच्च न्यायालय सर्टिफाई कर दे, प्रमाण पत्र दे दे कि किसी सिविल या दीवानी मामले में विधि की व्याख्या का, और कहोगे सर दोस्तों प्रमाण पत्र क्यों देने की जरूरत है? देखो हमारे यहाँ जैसे जैसे यूपीएससी में जब बच्चे आते हैं तो तब तक अपना अटेम्प्ट जारी रखते हैं जब तक उनका अटेम्प्ट समाप्त ना हो जाए। मान लो उच्च न्यायालय हमारे खिलाफ निर्णय दे दिया तो हम उच्चतम न्यायालय जाना चाहेंगे। भाई जब तक हमारे खिलाफ निर्णय आएगा तब तक, इसीलिए देखो दोस्तों क्या होता है, अपील, जैसे आजकल क्रिकेट मैच में है, क्रिकेट मैच में अंपायर ने दे दिया एलबीडब्ल्यू, उसे रिव्यू ले लिया, एक तरह अपील ही तो है। वैसे हर जगह सिस्टम बना हुआ है। तो अपील मान लो कि सिविल और दीवानी मामलों में अपील किया जाएगा। अब अपील के सर्टिफिकेट देना इसलिए जरूरी है, ये पता चला कि हाई कोर्ट के हर मामले से लोग उच्चतम न्यायालय पहुंच जाएंगे। उच्चतम न्यायालय एक है, काम का ओवरबर्डन ना हो, इसीलिए क्या करता है उच्च न्यायालय, क्या करता है प्रमाण पत्र देता है। और प्रमाण पत्र में लिखता क्या है, उच्च न्यायालय प्रमाण पत्र देकर ये लिखेगा कि अमुक विधि में सर्टिफाई करेगा, इस मामले में विधि की व्याख्या का महत्वपूर्ण प्रश्न अंतर्निहित है। यानी किसी विषय में अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, किसी विषय विशेष में विधि की व्याख्या का महत्वपूर्ण प्रश्न अंतर्निहित है। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। तो किसी मामले में विधि की व्याख्या का महत्वपूर्ण प्रश्न अंतर्निहित है तो स्वाभाविक रूप में यह मामला फिर ये सर्टिफाई होना चाहिए। कौन सर्टिफाई करेगा? हाई कोर्ट। जब ये हाई कोर्ट सर्टिफाई कर देगा तब ये मामला जाएगा उच्चतम न्यायालय के पास। ये पहला है दीवानी मामलों में। दीवानी मामलों में इसका मतलब है, दीवानी मामलों में संपत्ति, दीवानी मामले में जहाँ सब संपत्ति का झगड़ा हो, मान लो किसी दो पक्ष के बीच संपत्ति का झगड़ा हुआ, जैसे कि, और आप कहोगे सर ये बताओ हाई कोर्ट क्यों प्रमाणित करेगा कि विधि की व्याख्या का महत्वपूर्ण प्रश्न अंतर्निहित है? तो क्या विधि की व्याख्या हाई कोर्ट नहीं कर पाता? नहीं, हाई कोर्ट कर पाता है। अब मान लो कि जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बहुत सारे हमारे यहाँ कई मामले ऐसे होते हैं चार चार हाई कोर्ट के पास पड़े हुए हैं। तो जो चार चार हाई कोर्ट के पास पड़े हुए हैं, जैसे समलैंगिकता का मामला कई हाई कोर्ट के पास था, तो दोस्तों हमारे यहाँ न्याय भाई हाई कोर्ट 25 है, और न्याय का मतलब, लॉ का मतलब 25 नहीं हो सकता। अल्टीमेटली बेंचुअल लॉ का तो एक ही मतलब होगा। अब लॉ का एक ही मतलब होगा, इसलिए उसकी व्याख्या के लिए हम अंतिमतः किसको कह देते हैं? उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय उसकी एक व्याख्या कर दे, क्योंकि बड़े सारे हाई कोर्ट के डिसीजन उसके इसके मामले में अलग अलग है। कुछ हाई कोर्ट करा ये होना चाहिए, कुछ हाई कोर्ट करा वो होना चाहिए, तो अल्टीमेटली एक निर्णय चाहिए। इसलिए ये वहाँ कहा जाता है उसमें विधि की व्याख्या का महत्वपूर्ण प्रश्न अंतर्निहित है। इसका यह मतलब है हाई कोर्ट विधि की व्याख्या नहीं कर सकता, अरे भाई वो भी तो कोर्ट ही है। और हाई कोर्ट में तो बहुत सारे ऐसे जज होते हैं जो इक्वली क्वालिफाइड हैं सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट के लिए। तो चूंकि 5 हाई कोर्ट के बीच मत अलग अलग आ रहा है, इसलिए हाई कोर्ट जस्टिफाई कर देगा, सर्टिफाई कर देगा कि भाई आप इसे हल करो। दूसरी बात होती है दूसरी बात होती है तो दूसरा मामला होता है कि क्रिमिनल मामले में। अब क्रिमिनल मामले में कैसे अपील होगी? आपराधिक मामले में कैसे अपील होगी?
देखो आपराधिक मामले में पहला, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ कोई क्रिमिनल मामला, हमेशा याद रखना बच्चों, कोई भी क्रिमिनल मामला होता है वो पहले शुरू होगा जनपद न्यायालय। जनपद न्यायालय कह लो, सत्र न्यायालय कह लो, इसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहा जाता है, ट्रायल कोर्ट भी कहा जाता है। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कह लो, जनपद ट्रायल कोर्ट कह लो, और एक ही जज है, एक ही जज है। जब वो क्रिमिनल मामले की सुनवाई करता है तो उसे उसका नाम बदल जाता है सेशन जज, और जब सिविल मामले की सुनवाई करता है उसका नाम बदल डिस्ट्रिक्ट जज। याद रखना ये जज है, ये डीएम नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं है, डिस्ट्रिक्ट जज है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट काम प्रशासन करना होता है, जज काम विवाद को हल करना होता है। इसलिए अब आप जानते हो कि ये बात हमेशा क्रिमिनल मामले में, आपराधिक मामले में कोई भी मामला होगा, हत्या डकैती, कोई भी आपके इर्द गिर्द जो न्यूज़ में आप समझ सकते हो, बच्चों याद रखना क्रिमिनल मामला कभी और कोर्ट में जाता पहले वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही आएगा, क्योंकि 1973 में सीआरपीसी बना, उसके बाद ये तय हो गया। यानी किसी हत्या डकैती मर्डर का मामला कहाँ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएगा। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी भी व्यक्ति को अधिकतम सजा दे सकता है, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही हमारे किसी व्यक्ति डेथ पेनल्टी, आजीवन कारावास, ये सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देता है। अब कई कई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्पेशल, जैसे सीबीआई का अलग कोर्ट है। कई हमारे कानून ऐसे हैं जो बाद में ऐसे बनाए गए, पहले कानून थे ही नहीं, बाद में महसूस किया कि बना दिए गए, उसके लिए हमने अलग स्पेशल कोर्ट बना रखा है उसी कानून के द्वारा। ये हमेशा, जैसे आपने देखा होगा शाहरुख खान का बेटा पकड़ा गया था, तो वो कहाँ गया था, एनडीपीएस की विशेष अदालत थी। मनीष सिसोदिया कहाँ जा रहे हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष अदालत है। टाटा बना, उसका विशेष अदालत थी। लेकिन इतनी हमारे यहाँ विशेष अदालत है, उनका नेचर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जैसा ही है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आपराधिक मामले में किसी को, अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आपराधिक मामले में किसी को दंडित कर दिया। अब मान लो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कह दिया किसी व्यक्ति को आपराधिक मामले में क्या कर दिया, आजीवन कारावास, आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या कर दिया, किसी व्यक्ति को लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी दे दी है। तो स्वाभाविक रूप में ये मामला कहाँ जाएगा, अपील के लिए जाएगा, और इसके लिए कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए बिना सर्टिफिकेट की बात है, क्रिमिनल मामले में अपील के लिए जाएगा तो इसको हाई कोर्ट वेरीफाई कर देगा। उच्च न्यायालय क्या करेगा, अगर उच्च न्यायालय ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा, उच्च न्यायालय कह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सही किया, अगर उच्च न्यायालय ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के निर्णय को क्या किया, बरकरार रखा, उच्च न्यायालय ने कहा कि हाँ सजा सही है, अगर हाई कोर्ट ने भी बात कह दी कि सजा सही है, तो आप याद रखो फिर उसके बाद क्रिमिनल मामले में अपील की गुंजाइश नहीं बनती। हाई कोर्ट ने कह दिया सजा सही है, यद्यप कोई व्यक्ति अपील के थ्रू जा ही सकता है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किसी को आजीवन कारावास दे दिया, हाई कोर्ट ने क्या किया, उसको कह दिया बिल्कुल सही किया गया है, बिल्कुल सही किया गया है। तो आप समझ लो कि इस मामले में अपील नहीं बनती, यद्यप हाई कोर्ट ये बात लिख सकता है, इट इज फिट केस फॉर अपील। यद्यप इस कोर्ट से आप हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय में जा सकते हो, लेकिन मामला दूसरी जगह ज्यादा गंभीर बनता है। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या किया, जनपद न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने निर्णय दिया किसी व्यक्ति को आपराधिक मामले में, उसको बरी कर दिया, यानी मुक्त कर दिया, उसको छोड़ दिया, फ्री कर दिया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किसी को कहा कि निर्दोष है, इसके ऊपर कोई अपराध सिद्ध नहीं होता, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कह दिया कि इज ए इनोसेंट, ये
अपराधी नहीं है, इनोसेंट है, छोड़ दिया उसको, और अपील हुआ हाई कोर्ट के पास। उच्च न्यायालय ने क्या किया, हाई कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट ने अपील में उसे मृत्युदंड, आजीवन कारावास की सजा दे दी। तो बच्चों याद रखो, ये डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, इसको सुप्रीम कोर्ट देखेगा। ये अपील का एकदम एग्जैक्ट मामला है जिसमें कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, विदाउट एनी सर्टिफिकेट। सिविल मामले में बिना सर्टिफिकेट की अपील नहीं हो सकती, क्रिमिनल मामले में बिना सर्टिफिकेट के, यानी उच्च न्यायालय के सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है, बिना किसी सर्टिफिकेट, विदाउट प्रमाण पत्र, बिना प्रमाण पत्र की अपील होगी। अच्छा, क्यों ऐसे होता है? क्योंकि दोस्तों ट्रायल कोर्ट का डिसीजन 99% कंडीशन में सही होता है। अब ट्रायल, क्योंकि ट्रायल कोर्ट का मतलब है सबकी सुनवाई करता है। ट्रायल कोर्ट का भी देखना, जॉली एलएलबी मूवी अब देखना, एक पक्ष अपनी बात रखेगा, दूसरा पक्ष अपना रखेगा, फिर गवाह आएगा, सबूत आएंगे। तो ट्रायल कोर्ट ये तसल्ली बख्श काम करता है, गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ट्रायल कोर्ट ने कह दिया कि फ्री है, और उच्च न्यायालय ने उसको पलट दिया निर्णय को, डेथ पेनल्टी आजीवन कारावास की बात दी थी। इसका मतलब वो सीरियस लैप्स है कहीं पे, एक बहुत कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, जिसको देखने के लिए फिर हमें सुप्रीम कोर्ट में अपील करना पड़ेगा। यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ आप देखोगे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा वही हाई कोर्ट ने कह दिया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा कि डेथ पेनल्टी, हाई कोर्ट ने कहा डेथ पेनल्टी। यहाँ अपील में आप जा सकते हैं, लेकिन उतना हाई कोर्ट कह सकता है फिट फॉर अपील, यहाँ भी अपील में आप जा सकते हैं, लेकिन उतना गंभीर मामला नहीं है। यहाँ पर बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि निर्णय पलट दे रहा है। अन्यथा उच्च न्यायालय कभी प्रमाणित कर देगा, उच्च न्यायालय क्या करता है, फिट फॉर अपील केवल ये लिख देगा, प्रमाण पत्र दे देगा, इफ हाई कोर्ट सर्टिफाई इट इज अ फिट फॉर अपील, यह अपील के योग्य है। अगर हाई कोर्ट ने कह दिया कि भाई ये मामला अपील के योग्य है, तो बाकायदा उसकी अपील होंगे, फिट फॉर अपील। इसका मतलब देखो दोस्तों, फिर कहोगे सर एक जगह कह रहे हो प्रमाण पत्र, दूसरी जगह प्रमाण पत्र नहीं। हाँ, सिविल मामलों में बिना प्रमाण पत्र के नहीं, क्रिमिनल मामलों में यहाँ प्रमाण पत्र की जरूरत है, क्योंकि अब यहाँ तो दोनों, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा कि सजा मिल गई, हाई कोर्ट ने कहा बिल्कुल, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट साथ साथ चल रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट आप क्यों जाएंगे? इसका मतलब है कि दोनों कोर्ट सहमत है। अगर हाई कोर्ट से बाद हाई कोर्ट लिख देता है कि सजा फिट फॉर अपील, अपील के योग्य है मामला, तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। यहाँ भी जा सकता है, लेकिन अपील चाहिए है, यहाँ के लिए नहीं। यहाँ चूंकि उल्टा पलटी हो रही है, इसलिए बिना अपील के भी, बिना सर्टिफिकेट के भी हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मतलब ऐसे समझ लो कि बिना 10th पास के सीधे यूनिवर्सिटी में चले गए, तो ये बड़ी बात है, बिना प्रमाण पत्र के हम जा रहे हैं, क्योंकि लाइफ का मामला है। तीसरा कंडीशन ऐसा है, तीसरा है, आप जानते हो कि जिस तरीके से उच्चतम न्यायालय, अगर आपको फंडामेंटल राइट वाले मामले में याद होगा, मैं फिर आर्टिकल 32 बता दूं, जो पावर आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को है, वही पावर 226 में हाई कोर्ट को है। यही बात आप जानते हो कि मान लो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने, दूसरी कंडीशन ले लिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने कोई मामला चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सामने मामला लंबित है, चल रहा है, और उच्च न्यायालय इसको मंगा सकता है। आप बच्चों याद करो किस आर्टिकल में, कैसे मंगा सकता है? क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने कोई मामला चल रहा है तो उच्च न्यायालय मंगा सकता है? उच्च न्यायालय विचार के लिए मंगा सकता है। बच्चों याद करो कहाँ पे, उत्तर है हाँ। कैसे? उत्प्रेषण में। उच्च न्यायालय उत्प्रेषण के द्वारा अपने पास मामला मंगा सकता है। तो सरश्योरारी, कोई भी हाई कोर्ट
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के किसी मामले को अपने पास विचार के लिए मंगा सकता है। तो यही उत्प्रेषण है। आर्टिकल 32 में जो हमने पढ़ा वही 226 में हाई कोर्ट को पावर है। तो भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई मामला अपने आप क्यों मंगा लिया? क्योंकि आप कहोगे सर मंगा क्यों लिया? क्योंकि कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन कर रहा है, उसे प्रक्रिया फॉलो नहीं की, सही प्रक्रिया फॉलो नहीं की, प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, तो व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। इसलिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या किया? अपने पास मंगा लिया हाई कोर्ट ने। और हाई कोर्ट ने मंगाया नहीं बल्कि उसमें फैसला भी कर दिया, कहीं के ट्रायल कोर्ट के काम को शॉर्टकट कर दिया। उसके बाद क्या किया? हाई कोर्ट ने उस पर निर्णय देते हुए इस व्यक्ति को डेथ पेनल्टी, मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा दे दी। तो हाई कोर्ट ने क्या किया? एक तो अपने पास मामला मंगा लिया, इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काम को शॉर्ट किया, और फिर डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया। यहां भी बिना अपील के, बिना प्रमाण पत्र के अपील होगी। यहां भी बिना प्रमाण पत्र के अपील होगी। देयर इज नो नीड ऑफ सर्टिफिकेट। यहां भी बिना सर्टिफिकेट के अपील होगी। यहां भी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों कंडीशन एक ही है कि डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट ये मामला आ रहा है। इनका बस इसमें एक फ़र्क ये है, दोनों में से एक टेक्निकल फ़र्क ये है कि यहाँ पे क्या हो रहा है? उच्च न्यायालय ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन को बदल दिया, वहाँ उच्च न्यायालय ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को काम ही नहीं करने दिया। बस इतना टेक्निकल फ़र्क है। वहाँ उच्च न्यायालय कह रहे भाई छोड़ो, तुम क्या काम करोगे? अब मान लो कि कोई आईएएस अधिकारी है, भाई हमारे प्रक्रिया का महत्व होता है। बच्चों, खेत मेजरमेंट करने का अधिकार लेखपाल का है। अब लेखपाल के अधिकार को एसडीएम साहब नहीं बदल पाएंगे। अब पता चला कि लेखपाल के अधिकार को अपने ले लिया, वो खेत नाप दिया, तो फिर डीएम साहब के पास मामला जाएगा, फिर डीएम साहब कहेंगे हाँ भाई तो बड़े संज्ञान का मामला है। वैसे हाई कोर्ट क्या कर रहा है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सारे मामले को अपने पास लेके सुनवाई किया कि वो मामला क्रिमिनल है, तो डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया। इसमें भी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सीधे उच्चतम न्यायालय में अपील होगी। बच्चों, यही बातें दी गई आर्टिकल 132 से 134 तक, ये अपील की बात है। लेकिन इतनी बात खत्म नहीं हो जाती। आपको सारी अपील की बात खत्म हो गई? नहीं, कुछ अपील और बची हुई है, जिसमें अगला है बीसीएस इजाजत से अपील। कुछ अपील अभी बची हुई है जिसमें क्या है? बीसीएस इजाजत से अपील। तो इसे देखिए, ये जो अपीली शक्ति है थोड़ा टेक्निकल आ जाता है, न्यायपालिका वाला मामला आ जाता है, इसलिए आप देखोगे आईएएस वगैरह में तो इसके पूछने के चांस भी कम होते हैं, क्योंकि बहुत टेक्निकल लीगल बातें एग्जामिनर पूछे इस बारे में थोड़े संदेह होते हैं। उसके साथ बच्चों क्या है? फिर एक और अपील की शक्ति है, विशेष इजाजत से अपील। स्पेशल लीव पिटीशन। विशेष इजाजत से अपील 136। अब ये 136 में विशेष इजाजत से अपील का मतलब है तो सामान्य अपील नहीं है। तो पहला, दैट इज अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, यहाँ स्पेशल लीव का मतलब वैसा लीव नहीं जो सामने, लीव का मतलब छुट्टी नहीं, स्पेशल परमिशन ग्रांटेड। अब सुप्रीम कोर्ट स्पेशल परमिशन ग्रांट कर रहा है तो कोई खास बात तो होगी। स्पेशल परमिशन ग्रांट का मतलब है दैट इज ए डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये उच्चतम न्यायालय का विवेकाधीन शक्ति है। डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब कब दिया जाए कब न दिया जाए ये तय करेगा। और अगर तय कर लिया कि किसको दिया जाए तो क्या होगा? पूरे भारत में, पूरे भारतीय क्षेत्र में किसी भी न्यायालय, समूचे भारत में
इन द एंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया। समूचे भारत में किसी भी न्यायालय, समूचे भारत में किसी भी न्यायालय से उच्चतम न्यायालय कोई मामला अपने पास मंगा सकता है। समूचे भारत में किसी भी न्यायालय से उच्चतम न्यायालय अपने पास मामला मंगा सकता है। अपने पास सुनवाई के लिए मामला मंगा सकता है। तो आप कहोगे सर न्यायालय या अर्धन्यायिक संस्थाएं भी, हाँ, कोई न्यायालय हो अर्धन्यायिक संस्था हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एनी जुडिशरी क्वासी जुडिशियल बॉडीज, एनी जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडीज, कोई जुडिशियल बॉडी हो, अच्छा क्वासी जुडिशियल आपको आगे बता देंगे, क्वासी जुडिशियल बॉडी हो, दोनों से मंगा सकता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक ऐसा क्वासी जुडिशियल बॉडी है, जुडिशियल बॉडी तो नहीं है किसी क्वासी, इसका मतलब है कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, हाई कोर्ट से, भाई कोई भी न्यायालय अर्धन्यायिक संस्था का मतलब क्या है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सीधे उच्चतम न्यायालय अपने पास मंगाने अपील की पावर दे देगा। क्यों? आप कहोगे सर बेस क्या है? अब विवेकाधीन है तो बेस है नहीं, लेकिन और उसको कोई रास्ता न्याय दिलाने का ना हो, प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन हुआ हो, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि बीसीसी जैसे अपील किसको दी जाए। अगर उसके पास और विकल्प है तो सुप्रीम कोर्ट ये नहीं देगा। SLP इज एन एक्सेप्शन, ये तभी होगा जब आपको कोई विशेष मामला है, आपको कहीं न्याय और नहीं मिल पा रहा है, लेकिन एक ऐसा अधिकरण है, एक ऐसी अर्धन्यायिक संस्था है, देयर इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, जिसके खिलाफ ये विशेष इजाजत से अपील लागू नहीं होगी। आप जानते हैं क्वासी जुडिशियल बॉडी कौन सी है? सैन्य न्यायालय, कोर्ट मार्शल। तो बच्चों कोर्ट मार्शल का मतलब होता है कि आप जानते हो कि सैनिकों का अपना रूल रेगुलेशन है। कोर्ट मार्शल का संबंध अपराध से नहीं होता, कोर्ट मार्शल का रिलेशन फौजियों के अनुशासनहीनता से होता है। अब देखो फौज तो अनुशासन की है, डिसिप्लिन है कैसा फौज, इसलिए अगर मेरे बच्चे फौज में होते तो इतने सवाल ना पूछते। सब फौज में सवाल पूछना मना हो जाता है। पहले सुनो सुनो, इसीलिए अब नहीं पता चला कि अब हम लोकतंत्र में क्या मानते हैं, विचार करेंगे, विमर्श करेंगे। अरे बच्चों कई कई जगह डेमोक्रेसी नहीं चलती, फौज में एकदम नहीं चलती। बड़ा अधिकारी और फौज में क्या, पुलिस प्रशासन जहाँ भी जाओ, अब DM साहब आदेश देंगे तो SDM साहब क्या करेगा, सर पहले मैं बहस करूंगा, पहले लोकतांत्रिक निर्णय होगा। ऐसा तो होता नहीं। इसलिए चूंकि सेना का अनुशासन का मामला है, तो मान लो सेना ने क्या किया, सैन्य न्यायालय का मतलब सेना का अपना न्यायालय है, उसमें कुछ सेनाधिकारी होते हैं, कुछ न्यायाधीश होते हैं, इसलिए अर्ध न्यायिक। तो अगर सैन्य न्यायालय ने किसी व्यक्ति को कह दिया कि भाई आपने अनुशासनहीनता की, अभी एक मेजर थे, वो होटल में किसी ऐसी महिला के साथ मिले थे जो अनुशासन खिलाफ था, उनके ऊपर कोर्ट मार्शल किया गया। कोर्ट मार्शल के मामले को 136 में नहीं लाया जाएगा, नहीं तो हर आदमी फिर न्यायालय में आना चाहेगा। आप पूछोगे सर ये बताओ कोर्ट मार्शल के खिलाफ कोई और उपाय है? हाँ, आर्टिकल 32 में आ सकते हो। कोर्ट मार्शल के भी डिसीजन खिलाफ आर्टिकल 32 में कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय जा सकता है, लेकिन 136 में नहीं। तो कोर्ट मार्शल का भी एक एक्सेप्शन है, जहाँ की, क्योंकि भाई देखो न्याय की बात है और फंडामेंटल राइट तो सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर भी हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा है भाई गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑर्गन्स अलग अलग, उनका इंपॉर्टेंस है। और लास्ट में अगर देखें, ये BCCI अपील है, लेकिन कुछ ऐसी अपील उच्चतम न्यायालय ने भी फिलहाल ले ली है जो कि पहले नहीं करता था उच्चतम न्यायालय। तो जैसे कि आपको मैं बता दूं, उच्चतम न्यायालय की जो लास्ट में शक्तियां देख लें,
अभी उच्चतम न्यायालय क्या कर रहा है, अपने ही, सामान्यतः तो हम मानते हैं कि भाई देखो, अपील का मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन अगर उच्चतम न्यायालय ने कोई निर्णय दे दिया, उच्चतम न्यायालय ने कोई निर्णय अगर दे दिया, इफ सुप्रीम कोर्ट हैज डिलीवर्ड एनी डिसीजन, उच्चतम न्यायालय अपने ही निर्णय पर फिर से पुनर्विचार कर सकता है। इसे कहते हैं रिव्यू पिटीशन। ये बात बच्चों बहुत ध्यान देने की है। उच्चतम न्यायालय अपने ही निर्णय पर फिर से पुनर्विचार कर सकता है। इसे कहते हैं पुनरावलोकन याचिका। अब ये आप कहोगे सर इसका बेस क्या है, आर्टिकल 137, आर्टिकल 137 में है। अब आप कहोगे सर पुनर्विचार क्यों करेगा, इसलिए आप देखो रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी जाएगी किसी मामले में। आप इसका मतलब एक बार उच्चतम न्यायालय ने विचार कर लिया, रिव्यू पिटीशन फाइल क्यों हो सकती है। रिव्यू पिटीशन आखिर में क्यों रिव्यू पिटीशन फाइल होगी, तो पहला तो सीधी सी बात है कि कोई निर्णय में कोई त्रुटि हो, गलती तो मानव है, निर्णय गलत हो, कोई नया तथ्य कोई तथ्य अनदेखी हो गया हो, कोई तथ्य अनदेखा किया गया हो, या कोई नया तथ्य आ गया हो, कोई नया सबूत आ गया हो, तथ्य आ गया हो। इन आधारों पर हम उच्चतम न्यायालय से अपेक्षा करते हैं कि वह अपने निर्णय पर फिर से पुनर्विचार करे, जिसे कहते हैं रिव्यू पिटीशन। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उच्चतम न्यायालय का अपना ही बेंच, और रिव्यू पिटीशन में वही जज होने चाहिए जो इन्होंने आरंभिक निर्णय दिया था। तो मान लो जिस जज ने पहले निर्णय दिया था वही जज उसमें भी हो रहेंगे। ये रिव्यू पिटीशन है, आधार में बताया ये निर्णय गलत होना चाहिए, कोई तथ्य अनदेखा कर दिया गया हो, नवीन कोई मामला साथ आकर। अभी हाल में एक मामला उच्चतम न्यायालय के सामने आया, उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दे दिया था कि मान लो कि हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी मामले पर स्टे कर दिया है, तो वो स्टे 6 महीने बाद ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। उस पर हाई कोर्ट ने पुनर्विचार की मांग कर दी। उस पर लोगों ने कहा भैया ये कौन सा निर्णय है, इससे तो हाई कोर्ट के खिलाफ आप जा रहे हो। यानी हाई कोर्ट ने किसी को रोका हुआ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को 6 महीने के बाद अगर वो स्टे बेकार हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, ये बात तो ठीक नहीं है। इसलिए खास तौर पे आप देखोगे यहाँ पे क्या किया गया, निर्णय उच्चतम न्यायालय ने रिव्यू डिसीजन किया फिर से बदल दिया। ये हमेशा बदले जरूर थोड़े है। 2G घोटाले में रिव्यू पिटीशन डाली गई थी, तो अब तो लोग बहुत सारे मामलों में रिव्यू डालते हैं। अच्छा, ये सभी कारण है कि उच्चतम न्यायालय में मामले बड़ी पेंडिंग होते रहते हैं। भाई जब तक मानव स्वभाव है, जब तक हमारे पक्ष में निर्णय ना जाए तब तक मैं कहूँगा भैया फिर से देखो, क्योंकि मैं आउट हो गया तो नो बॉल। लेकिन 2002 में एक और मामला आ गया। 2002 के बाद अब क्या हो गया, रूपा अशोक हुर्रा केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक और विचार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने विचार दिया क्यूरेटिव पिटीशन, यानी अगर जिसकी, इसका याद बात ध्यान में रखने की है कि रिव्यू पिटीशन का बेस आर्टिकल 137 में है, लेकिन क्यूरेटिव पिटीशन का कोई बेस संविधान में नहीं है, कि खुद उच्चतम न्यायालय ने आगे किया। बल्कि उच्चतम न्यायालय ने कहा भी है, अच्छा कई बार तो उच्चतम न्यायालय की अपनी मर्जी होती है भाई। अभी आपने देखा होगा नवजोत सिंह सिद्धू, आप सब उनके नाम को जानते होंगे। सिद्धू एक कहीं किसी गुस्से से मार दिए थे घूसा उसा, उनके इतनी आफत का विषय बन गया, उस मामले को 10 साल बाद किसी व्यक्ति ने कहा फिर से पुनर्विचार करिए।
क्योंकि इसमें सिद्धू ने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को छोड़ दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई बात नहीं है, बाद में 1 साल की सजा दे दी। ये रिव्यू पिटीशन थी। अब किसी की, इसका मतलब है उच्चतम न्यायालय में ही कितने लेयर बन गए। अगर आपकी रद्द हो जाए पिटीशन तो रिव्यू लेकर चलाइए, रिव्यू भी रद्द हो जाए तो क्यूरेटिव पिटीशन लेकर चले आइए। अब आप कहोगे सर क्यूरेटिव का हिंदी नाम बताओ। हिंदी नाम इसका थोड़ा, आप कह सकते हो उपचारी याचिका, लेकिन हिंदी नाम थोड़ा कठिन है। आप कह सकते हो उपचारी याचिका, तो क्यूरेटिव पिटीशन। अब सवाल यह आ गया क्यूरेटिव पिटीशन का मतलब है फिर तो अब किस आधार पर दायर होगा। इसमें होना चाहिए कि कहीं न कहीं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन किया गया हो। यानी निर्णय की गलती की बात नहीं है। अगर आपको याद होगा तो आर्टिकल 21 में जीवन के अधिकार में हमने आपको बता रखा था कि प्राकृतिक न्याय का मतलब क्या होता है। इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस, यानी सजा आवश्यकता से अधिक दे दी गई, बिना सुनवाई की सजा दे दी गई। तो अब यहाँ पे क्या है, इन केस इफ डिसीजन इज रॉन्ग, if some element, some fact is ignored, or in case coming of some new facts, appearance of some new facts, इसके बेस पे आएगा पुनर्विचार। लेकिन क्यूरेटिव पिटीशन का मतलब होता है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन किया गया हो। इसका मतलब है ये उच्चतम न्यायालय, और देखिए, और ये भी संयोग की बात है, क्यूरेटिव पिटीशन दायर करने के लिए तो बाकायदा बाकायदा वरिष्ठ वकीलों का एक सर्टिफिकेट चाहिए, वह हाँ मामले में कोई बात प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है। और ऐसा क्यूरेटिव पिटीशन में पिटीशन की सक्सेस रेट बहुत कम होती है। फिर उच्चतम न्यायालय ने बना रखा है कि प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन होगा और 3 वरिष्ठतम जज भी इस बात को सर्टिफाई करे, 3 वरिष्ठतम जज सर्टिफाई करे, तब मामला जाएगा उस बेंच के पास जिसने अपना मूल निर्णय दिया था। अब देखो दोस्तों, कई बार लोग विवाद कर देते हैं। एक बार तो ऐसा था, एक मान लो कि आप कहते हो कि रिव्यू पिटीशन क्यूरेटिव पिटीशन दोनों उसी के पास जाएगी जिस ओरिजिनल बेंच ने डिसीजन दिया था। अब सवाल है कि जो ओरिजिनल बेंच था उसमें कोई जज रिटायर हो गया, दोबारा तो नहीं आ सकता, वो किसी की डेथ हो गई, तो इसका मतलब है हम दूसरे जज को इस कंडीशन में शामिल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। ये उच्चतम न्यायालय के विभिन्न पानी पानी नहीं दिया, ये उच्चतम न्यायालय की विभिन्न शक्तियां हैं। जैसे ये अपीली शक्ति है, तो इतने प्रकार की अपीली शक्ति हो गई। अब बच्चों जरा, अब आगे बढ़ने से पहले हाई कोर्ट की पावर को देख लें, हाई कोर्ट को देख लें, फिर उसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता, इसको हम समराइज कर दें आपको कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, न्यायिक सक्रियता क्या है। अब इसका मतलब है यह है उच्चतम न्यायालय की अपीली शक्ति। इस आधार पर हम उच्चतम न्यायालय की शक्ति को यहाँ पे समाप्त कर देंगे। बाद में हाई कोर्ट की शक्ति वो भी देखेंगे, और फिर न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता, और न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता है क्या, उसी बात को फिर से दोहराना, क्योंकि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय ही तो न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता करते हैं। लेकिन हाईकोर्ट की पावर जरा देखो बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं हम उच्च न्यायालय की शक्ति पर। उच्च न्यायालय आपको बता दें क्या क्या पावर है उच्च न्यायालय के पास, फिर हम कंपेयर करें। उच्च न्यायालय के पास क्या शक्ति है। मूल अधिकारों की रक्षा। दूसरा, अधीक्षण की शक्ति, पावर ऑफ सुपरविजन।
अधीक्षण की शक्ति, पावर ऑफ सुपरविजन। अधीक्षण की शक्ति है पावर ऑफ सुपरविजन। उसके बाद फिर अपीली शक्ति, उसके बाद अपीली शक्ति। उसके बाद ये मेजर 3 पावर है उच्च न्यायालय के। उच्च न्यायालय के पावर बड़ी सिंपल से है, लेकिन ठीक है बच्चों का सुन निकाल शुरू, तो बच्चों पूछ लो अपने सवाल। अब उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। इसी नीलेश पूछे सार तत्व का सिद्धांत क्या है। नीलेश देखो, सार तत्व का मतलब है कि मान लो तुम्हारे पास किसी गिफ्ट देने जा रहे हो, किसी गिफ्ट देने जा रहे हो, उसमें मिठाई है ही नहीं है, केवल पैकेट दे दो, तो क्या है सार तत्व का मतलब क्या है। वैसे जब कोई विधि बनती है तो विधि का हम सार तत्व देखते हैं, उस आधार पर डिसाइड करते हैं कि संघ की है राज्य की है, शीर्षक के आधार पर नहीं। लॉ कौन बनाता है सर। अरे मेरे जगदीश कुमार मेरे बच्चे भूल रहे हो, लॉ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाता है। पार्लियामेंट फिर जाके पढ़ लो, मेरे बच्चे सब भूले जा रहे हैं। उपचारी याचिका क्या है, अनीस ने पूछा है। अनीस देखो उपचारी याचिका क्या है, इसके पहले मैंने बताया जो इसका मतलब इसी को उपचारी याचिका कह लो, क्यूरेटिव पिटीशन। नाम क्या दे सकते हो, क्यूरेटिव पिटीशन। संवैधानिक अपील क्या है, नीतीश ने पूछा है। देखो नीतीश, अगर उच्चतम न्यायालय अपील का न्यायालय तो ही है, और मूल अधिकार की व्याख्या तो उच्च न्यायालय भी कर सकता है। जब संविधान किसी मामले पर उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय के पास अपील चली जाए, इसे कहते हैं संवैधानिक अपील। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में कल महाराष्ट्र में जिले से लोकसभा के एक जिले के लाखों उम्मीदवार फॉर्म भरे मराठा की वजह से, तो क्या न्यायपालिका इस पर रोक लगा सकती है। हाँ बिल्कुल, न्यायपालिका तो लोग लगा ही सकती है। इसी मामलों को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाँ नहीं, उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बाकायदा कोई बात भेजता है, बुलाता नहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। प्रेसिडेंट के पावर डेथ पेनल्टी में सर नहीं बताए हैं। अरे मेरे बच्चों, प्रेसिडेंट क्या है, डेथ पेनल्टी में क्या है। प्रेसिडेंट डेथ पेनल्टी किसी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है। समाधान सत्य में बताइए आपको। सुप्रीम कोर्ट ने जीएम कोई सुनवाई फिर से करेगा, तेरी उपचारी याचिका में आएगा, नहीं 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 नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने देखो झारखंड मुक्ति मोर्चा ब्राइबरी केस तो भी निर्णय तो दे दिया, निर्णय दे दिया। अब ये देखो, ये फिर से सुनवाई नहीं है, ये उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय का बदलाव किया है। ये अपने ही निर्णय को बदल दिया समय के हिसाब से, ये पुनर्विचार याचिका नहीं है। ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या होता है, काकुल ने पूछा है। अरे जहां पे हम सीधे उच्चतम न्यायालय आ सके बिना हाईकोर्ट होते हुए, इसे कहते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन। किसी बच्चे सिवाय सैन्य न्यायालय को, अरे मेरे बच्चे सैन्य न्यायालय का मतलब होता है जो सेना के अधिकारियों और न्यायपालिका न्यायाधीशों से मिलकर बना हो, जिनके यहाँ केवल सैनिक मामलों की जांच होती है कि उन्होंने अगर कोई अनुशासन किया उनको दंडित किया जाए। अब सुशीला पूरी उत्प्रेषण क्या है, अरे सुशीला फंडामेंटल राइट लगता है, सारे बच्चे भूल गए। पुरानी बातें देखो, अगर भूल जाओ तो कैसे काम चलेगा। आप 32 में जाओ, हमने बाकायदा बता रखा है एक एक रिट, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण। वैसे उत्प्रेषण का मतलब मंगा लेना, उत्प्रेषण का मतलब होता है मंगा लेना। किससे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई मामला सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगा ले, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई मामला हाई कोर्ट अपने पास मंगा ले सुनवाई के लिए। अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या है, अरे अभिषेक मेरे बच्चे, अभिलेख न्यायालय का मतलब है उच्चतम न्यायालय का निर्णय बाकी न्यायालयों के नजीर बनेगा, एविडेंस बनेगा, साक्ष्य बनेगा। इसको मैंने बता रखा है। न्यायिक समीक्षा न्यायिक पुनरावलोकन है, नहीं नीतीश ये नहीं है। न्यायपालिका के द्वारा अपने निर्णय की समीक्षा न्यायिक समीक्षा है, लेकिन न्यायिक पुनरावलोकन क्या है मैं कल आपको बताऊंगा, इसको हाईकोर्ट के साथ फिर आपको बता दूंगा। इसी आभासी विधान क्या है, ऐसा विधान जो देखने में लगता है कि हमारे क्षेत्राधिकार में है लेकिन है दूसरे क्षेत्राधिकार में, इसे आभासी कहते हैं। मतलब ऐसा समझ लो कि दूसरे के घर में घुस के, अपने घर में घुस के दूसरे घर में कूद जाना, ये क्या है, आभासी विधान। आर्टिकल 136
परिसीमन आयोग के केस में भी स्पेशल पिटीशन? नहीं नहीं, अब देखो परिसीमन आयोग का मामला उच्चतम न्यायालय नहीं जाता। हमारे यहाँ बहुत सारे मामले उच्चतम न्यायालय नहीं जाते बच्चों। किसी न्यायिक पुनरावलोकन प्रतिबंध है, वित्त आयोग का मामला, लोकसभा क्षेत्रों के परिसीमन का मामला, और एक बार चुनाव हो जाए, जरा सोच के देखो, हमारे जैसे चुनाव शुरू होगा, चुनाव के विवाद का कोई मामला उच्चतम न्यायालय नहीं जाएगा। तो एससी के पास भी रिव्यू पिटीशन नहीं, नहीं नहीं, याद रखना बच्चों, हाई कोर्ट के पास कोई रिव्यू पिटीशन नहीं होती, केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। हाई कोर्ट के पास कोई रिव्यू पिटीशन नहीं होती। हाई कोर्ट के पास एक होती है, हाई कोर्ट के पास रिव्यू पिटीशन नहीं होती। हाई कोर्ट के पास होती है लेटर्स पेटेंट की अपील। इनके पास लेटर्स पेटेंट की अपील होती है। और लेटर्स पेटेंट का मतलब है एक हाई कोर्ट के एक बेंच ने कोई निर्णय दिया, 3 बेंच ने फिर उसी में सुन लिया, यानी एक ही हाई कोर्ट में छोटे बेंच से बड़ी बेंच के लिए किया गया अपील लेटर्स पेटेंट है। सुप्रीम कोर्ट में सिद्धांत का उल्लंघन कब होता है? सुप्रीम कोर्ट में सिद्धांत, ये समान बात समझ में नहीं आई तुम्हारी बच्चे। व्हाट इज वॉल्यूशन ऑफ नेचुरल जस्टिस? संतोष ने पूछा, अरे मेरे बच्चे, मैंने मानेका गांधी केस में बताया था, प्राकृतिक न्याय का मतलब क्या है? जब कोई, भाई अब मान लो आपने आपके घर में किसी ने गिलास तोड़ दिया, उसको मृत्युदंड की सजा दे दोगे, ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है। अब कोई बच्चा क्लास में सवाल पूछ लिया, उसको क्लास से भगा दिया, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है कि दंड की मात्रा अनुपात में होनी चाहिए। सजा देने वाले व्यक्ति, और याद रखो सजा न्यायपालिका दे सकती है, पुलिस नहीं। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, अरे मेरे बच्चों, सबका साथ मिलकर करना, हाथ पाँव के बीच में हार्मोनी है, दिमाग शरीर के बीच में हार्मोनी है, यही तो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन है। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का विवाद हो जाए तो मामला कहाँ जाएगा, उस मामले को क्या कहा जाएगा? अरे मेरे बच्चों, ऐसा विवाद पैदा मत करो। लेकिन कोई भी संवैधानिक पदाधिकारी के बीच का विवाद होगा तो स्वाभाविक रूप में वो मामला तो उच्चतम न्यायालय के पास ही जाएगा। किस में प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ती? सिविल मामले में प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है, क्रिमिनल मामले में प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ मामलों में, सिविल मामले पड़ती है। किसी ने कहा कि न्यायालय और न्यायालय में न्यायालय, अरे मेरे बच्चे एक ही बात है, न्यायालय कहो न्यायालय कहो। किसी जज के ऊपर लगे आरोपों को कौन देखता है? अभी जज के ऊपर लगे आरोप को जज देखता है। क्या सुप्रीम कोर्ट नदी विवाद को हल कर सकता है? खुशबू, अरे खुशबू लगता है मेरे बच्चे भूल गए हैं। अरे मेरे बच्चे, नदी जल विवाद को संविधान के हिसाब से हल नहीं कर सकता, व्यवहार में हल कर सकता है। बात ध्यान सुनना, संविधान के हिसाब से नदी जल विवाद को सुप्रीम कोर्ट नहीं हल कर सकता, ये व्यवहार में ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है मैंने बता रखा है। सर बच्चे सब पीछे वाली क्लास सब भूल जा रहे हैं। वैसे सर रिवीजन कर, हाँ बिल्कुल, अब रिवीजन करो। अब तो प्रधानमंत्री को उच्चतम न्यायालय सलाह करने की शक्ति है। प्रधानमंत्री नहीं बच्चे, राष्ट्रपति को। संविधान में क्या लिखा है? राष्ट्रपति, याद रखना, राष्ट्रपति। व्यवहार में प्रधानमंत्री हो जाता है। सर केस याद रखना पड़ा, अरे केस बहुत जो जरूरी है वही याद रखना पड़ेगा बच्चों। अब थोड़ा रिविजन करके मेरे बच्चे सब भूलते जा रहे हैं। रूपा अशोकवाद क्या है? अरे मनीषा, रूपा अशोकवाद में सीधा की कहा गया कि अगर कोई प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन हुआ हो तो हम रिव्यू पिटीशन से भी अपने पास मामले को मंगा लेंगे। किसी बच्चे, प्राची ने पूछा, अब प्राची मैक्सिमम 10 क्लास है बस, अब जल्दी एक हफ्ते, अगले हफ्ते खत्म क्लास, अगले हफ्ते क्लास खत्म आप लोगों की। किसी बच्चे प्रियोरिटी डिफाइन कैसे करेंगे? अरे डिफाइन करने की बात नहीं है मेरे बच्चे, बस ये है कि अरे उच्चतम न्यायालय बहुत सारी चीज़ों को डिफाइन नहीं करता, बस ये है कब। हाँ थोड़ा समय के बाद थोड़ा गड़बड़, मेरी हेल्थ खराब हो गया बच्चों, इसे 2-3 दिन क्लास इधर बंद रही, थोड़ा फीवर उबर, जानते हो मौसम इधर उधर हो रहा है। किसी ने पूछा है
इंडिया में न्यायिक प्रक्रिया पीस की पीआर न्यायिक प्रक्रिया पीआर आधारित है। पीस किस प्रक्रिया, मैं समझ नहीं पाया सचिन, तुम क्या पूछ रहे हो? अयोध्या मंदिर के फैसले के बाद जज को सस्पेंड कर दिया गया, जज को सस्पेंड कर दिया गया। अच्छा, वैकल्पिक भी जल्दी हो जाएगा मेरे बच्चों, अभी चिंता मत करो। 12:30 क्लास है ना? क्लास है 12:30 ना? पर एक एक ऐसे तो ऐसे जज रिश्वत भी ले सकता है उसके। अरे अभी खुशबू, रिश्वत की अपनी चिंता करो, जज की चिंता मत करो। देखो ऐसे विवादास्पद मामलों की चिंता मत करो कि ये हो जाता तो ऐसा ना हो जाता, मेरे मेरे चाची की मूछ आ जाती, चाचा हो जाते। ऐसे सवाल करोगे तरे कितनी बातें पढ़ने की है, उसको ध्यान रखो। पहले एग्जाम पास करने की कोशिश करो मेरे बच्चों। विशेष इजाजत से अपील का मतलब है, विशेष इजाजत से अपील का मतलब है कोई स्पेशल कंडीशन हो, विशेषाधिकार हो, तभी तो होगा। पॉलिटी के बाद आईआर क्लास होगी। या सुप्रीम कोर्ट कोर्ट मार्शल मामले, सुप्रीम कोर्ट कोर्ट मार्शल के मामले केवल आर्टिकल 32 में देख सकता है मेरे बच्चों, ध्यान से सुनते नहीं मेरे बच्चे। अच्छा, इंग्लिश एडिशन का जो नोट्स आपको मिला है वो एकदम इंग्लिश एडिशन का ही बुक का है, आप चिंता मत करो, उसको देख लो अच्छे से। कौन से नाम में से कौन? अरे इंटरनेशनल कोर्ट का हम आईआर बता देंगे, चिंता मत करो। अभी इधर तुम देख लो मेरे बच्चों। पर मेरा प्रश्न अरविंद ने कहा है। अरे अरविंद, कैसी बात कर रहे हो यार मेरे बच्चे? यदि पुनर्विचार एडिशन में ऑर्डर है बाहर क्या? हाँ, 5th एडिशन ही है, 5th एडिशन ही लेटेस्ट एडिशन है बुक का। यदि पुनर्विचार में जो रिटायर हो गया हो तो रिटायर हो गया, नया लाया जाएगा, जस्ट उसको रिटायर वाले आदमी थोड़ी लाया जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों। हाँ, मॉडल सर बिल्कुल हम दिलवा देंगे, आप चिंता मत करो, जल्दी आप सारा क्लास खत्म होने का सब सर। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।